दोस्तों नमस्कार। जगू का जिला दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला दर्शन में आज का जो टॉपिक है हमारा वो जिला डूंगरपुर में है। 26 अप्रैल से हम ये क्लास निरंतर ले रहे हैं। 26 अप्रैल को हमने 2 जिले आपको करवाए थे, वो था प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और 27 अप्रैल को कल बांसवाड़ा जिला करवाया और आज 28 अप्रैल को हम डूंगरपुर जिला करवाने जा रहे हैं। इसके जिला दर्शन करवाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि भाई मैं आपको इस जिला के माध्यम से सारे जिलों को हम मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक राजस्थान का पूरा जीके इसमें हो जाएगा। मतलब लगभग बोल रहा हूं, लगभग जीके में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो जिला दर्शन हम डूंगरपुर का जिला दर्शन करने जा रहे हैं। और अब पहले हम 3 जिला दर्शन बता दिया था। आपकी जो सुझाव आया था उसके आधार पे हमने एक दिन का एक ही जिला कर दिया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डूंगरपुर जिले के बारे में चर्चा है। डूंगरपुर जिले के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो आज का जिला दर्शन में कौन सा आ रहा है? डूंगरपुर जिला। कौन सा? डूंगरपुर जिला आ रहा है। क्लियर हो गया भाई दोस्तों? तो 26 अप्रैल से हमारा शुरू है। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इसकी जो ई नोट्स है वो सारे के सारे जो हमारे ऐप्स हैं, जिन्होंने भी कोई सा भी ऐप ले रखा है उस पर ऐप पे ये उपलब्ध है। ठीक है, मतलब जो भारत की क्लास अलग होगी, जिला सारे के सारे ऐप पे उपलब्ध है। ऐप पे ई नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको किसी प्रकार के, अब देखो भक्तराज चौधरी को ई नोट्स नहीं मिल रहे, बताओ इनको कहां पर है। अब देखो भक्तराज चौधरी ई नोट्स हमने ऐप पे डाल दिए हैं, आपको नहीं मिल रहे तो आप 9192 पर मतलब अपनी बातचीत करें। 9192 पर बात करें। ये बता भी रहे हैं कि कहां पर मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर है? तो 9192 पे बात करें। तो ई नोट्स आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, बाकी सब। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रीट वाले जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान का जीके इसमें पूरा ही आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपको ध्यान रखना है। अब आप आइए, जिला दर्शन को हम शुरू करते हैं। और बाकी अपना ऐप वगैरह पे आप सारी चीजें मिल सकती है। और 9192 पर बात कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ये बता रहे हैं आपको, उस पर बात करें। देखिए आज का जिला है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बारे में हम बात करें तो पहले मैं आपको इसका मैपिंग दिखाऊंगा और मैपिंग के बाद आपको बताऊंगा। देखिएगा, देखिए ये दोस्तों कल भी हमारी बात हुई थी। ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए आप। डूंगरपुर देखिएगा, देखिए ये रहा डूंगरपुर। अब डूंगरपुर पे हम बात करें तो ये डूंगरपुर आ गया। ये देखिए डूंगरपुर आ गया, ये रहा। अब डूंगरपुर का जो डूंगरपुर के उत्तर में आपका उदयपुर दिख रहा है आपको। उदयपुर, ये उदयपुर है। डूंगरपुर के उत्तर में कौन सा हो गया? उदयपुर। ये पूरा ही उत्तर में पे केवल ही क्या आ रहा है? उदयपुर आ रहा है, और कोई सा जिला टच नहीं कर रहा। और इधर आपका पूर्व में आपका कौन सा आ गया? ये आपका हो गया बांसवाड़ा। पूर्व में कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा आ गया। उदयपुर इधर कौन सा आ गया? टोटली बांसवाड़ा। तो हमारे डूंगरपुर के कौन कौन सा जिला टच हो रहा है? तो एक तो आपका उदयपुर, उत्तर में तो उदयपुर टच हो रहा है, और इधर पूर्व साइड में आपका कौन सा हो रहा है? बांसवाड़ा। और इधर आप देखें तो टोटली गुजरात है। टोटली कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात इसके टच है। कौन सा? गुजरात टच है। कौन सा? गुजरात टच है। बिल्कुल क्लियर है क्या? गुजरात। तो ये मैंने कहा राजस्थान में कौन सा? उदयपुर और कौन सा? बांसवाड़ा टच में है, और इधर कौन सा आ गया? गुजरात टच में है। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन के बारे में आप देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर आ गया? तो ये डूंगरपुर और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया। अब आप आइए, देखिए कौन सा क्या है। अब इसके नीचे है क्या भैया, या वो अलग खोलना पड़ेगा? अब आइए, यह आपका है डूंगरपुर जिला। कौन सा? डूंगरपुर जिला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाइए और फिर देखिएगा। क्लियर है? शुरू करें। इनको जवाब दो पहले एक चीज को समझ करके। देखिए डूंगरपुर पे आ जाइए। भौगोलिक परिदृश्य। कौन सा? भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य है डूंगरपुर का। तो एक तो डूंगरपुर बागड़ क्षेत्र का हिस्सा है। कौन सा का? बागड़। कल बताया था बागड़ उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण इसको हमने बागड़ कहा। और बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये तो आपकी क्लियर होगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
अब भौगोलिक में सबसे पहले हम इसकी स्थिति और विस्तार ले रहे हैं। स्थिति और कौन सा ले रहे हैं? विस्तार ले रहे हैं। तो देखिएगा, अभी अभी बताया ये डूंगरपुर है, इसके उत्तर में आपका उदयपुर है। अभी भी बताया डूंगरपुर के उत्तर में कौन सा हो गया? उदयपुर है। और डूंगरपुर के पूर्व में आपका कौन सा? बांसवाड़ा है। और ये दक्षिण और पश्चिम में आपका कौन सा? गुजरात है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा आ गया? गुजरात आ गया। दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ गया? गुजरात। तो बिल्कुल आप दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर की साइड में उदयपुर और इधर की साइड में कौन सा? बांसवाड़ा और इधर की साइड में कौन सा? गुजरात। बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरा का पूरा आपका स्थिति और कौन सा है? विस्तार। ठीक है, यहां की प्रमुख नदियां देखें तो देखिए, एक तो सोम नदी है यहाँ की। कौन सी? सोम है। सोम नदी जो उदयपुर से आती है। एक माही नदी आपको पता ही है, माही कल बताया था। बेणेश्वर में सोम, माही, जाखम, वहां पर इनका मिलन होता है। और सोनी नदी है। कौन सी नदी है? सोनी। ये छोटी नदी है। बिल्कुल क्लियर है क्या? हो गया प्रमुख नदियां सोम, माही और कौन सी? सोनी। सोम, माही और कौन सी? सोनी। बिल्कुल क्लियर है। तो ये टोटल आपकी बात आती है। जयारा पिशिता, जय कृष्णा, मीता चोपड़ा, गुड मॉर्निंग। मीता चोपड़ा, सर को कोरोना से बचाओ रखना। हाँ, कोरोना हो गया मीता, मार तो ठीक है तुम्हारी दुआ से, और बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की दुआ से ठीक हो गया हूं। कृष्ण कुमार, लाइव 40 और लाइक 12 प्लीज। बिल्कुल लाइक, और इस पे देखो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो को आप ही आगे बढ़ाओगे। वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, नहीं मैं मेरे हिप पे वापस चला जाऊंगा। तो सीधी सी बात है। तो जितना आप उसको आगे बढ़ाओगे तो उस पर देखिएगा। प्रमुख नदियां सोम, माही और कौन सी? सोनी। सोम, माही और कौन सी? सोनी। तो देखिए, यहां से एक नदी आती है सोम बिच्छामेड़ा उदयपुर से आती है। ये मैप आपके सामने है। ये बिच्छामेड़ा उदयपुर हो गया। बिच्छामेड़ा कौन सा हो गया? उदयपुर। बिच्छामेड़ा उदयपुर के बाद ये डूंगरपुर आती है। कहां पर आती है? डूंगरपुर। बिल्कुल क्लियर है, डूंगरपुर। बिच्छामेड़ा उदयपुर के बाद कहां पर आ गई? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद ये बेणेश्वर। डूंगरपुर का कौन सा आ गया? बेणेश्वर। इसमें आपका सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया था, उदयपुर से बिच्छामेड़ा, उदयपुर से सोम निकलती है। सोम कहां से निकलती है? बिच्छामेड़ा उदयपुर से। ठीक है, और बाद में डूंगरपुर में आ गई। यहां पे कहां पर आ गई? डूंगरपुर में। बिल्कुल क्लियर है। और डूंगरपुर में ही आकर के और बाद में यहां पर यह आपका सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम हो गया। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम हो गया और नवटपरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, अब मैंने देखा तो सोम का उद्गम स्थल कौन सा आ गया? बिच्छामेड़ा उदयपुर। सोम डूंगरपुर में आई तो इस पे एक परियोजना है सोम कमला अंबा, पेयजल परियोजना सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा, बिल्कुल क्लियर है क्या? सोम कमला अंबा। ठीक है, परियोजना। और तीसरी है बेणेश्वर। बेणेश्वर कहां पर है? नवटपरा गांव। नवटपरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर। और सोम, माही, जाखम का यहां पे त्रिवेणी संगम हो जाता है। कौन सा संगम हो जाता है? त्रिवेणी संगम हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है क्या? त्रिवेणी संगम हो जाता है। ठीक है, और मैंने कहा यहां से फिर माई चलती है। माई चलती है, एक तरफ बांसवाड़ा है, एक तरफ डूंगरपुर है। और मैंने आपको कल बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो मेवल और देवलिया कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कौन सा है? मेवल और देवलिया। और इसी माई का पानी आगे पहुंचाने के लिए एक भिखाभाई भील परियोजना है। कहां पर? डूंगरपुर में। भिखाभाई भील परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में। और यह नदी बाद में माई कहां पर चली जाती है? गुजरात में। कहां पर चली जाती है? गुजरात। तो दोस्तों एक बार वापस देख लीजिए, मैंने कहा यहां की प्रमुख नदी सोम और माही और सोनी है। सोम, माही दोनों को बता रहा हूं। देखिए, सोम का उद्गम स्थल बिच्छामेड़ा उदयपुर है। बिच्छामेड़ा उदयपुर। उदयपुर से यह डूंगरपुर आती है। डूंगरपुर में इसमें एक पेयजल परियोजना जिसका नाम क्या है? सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, और फिर मैंने बताया डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला है। बेणेश्वर नवटपरा गांव डूंगरपुर में है, जहां पे सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। यहां से फिर माही नदी चलती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। ये चल रही है, सीमा बनाती है। और कल ही बताया था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाले क्षेत्र को हम मेवल और देवलिया कहते हैं। मेवल और देवलिया। और फिर मैंने कहा यह सीमा वाले क्षेत्र में ही माई गुजर जाती है। तो माई का पानी आगे बढ़ाने के लिए डूंगरपुर में एक परियोजना और है जिसका नाम क्या है? भिखाभाई भील परियोजना। भिखाभाई भील परियोजना। बिल्कुल क्लियर है। डियर सैनी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वस्थ रहो और ध्यान रखो शरीर का, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, मैंने बोला, वापस बोल रहा हूं,
तो माई गुजरात में चली जाती है। तो ये टोटल आपका सिस्टम मैंने नदियों का बताया है दोस्तों। और यहां पर प्रमुख बांध और झील जो है, यहां पे गेप सागर बांध या झील है। गेप सागर, कौन सी गेप सागर बांध है या झील है, जो कहां पर है, डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर, जिसका निर्माता गोपीनाथ था। जिसका निर्माता कौन था, गोपीनाथ था। गोपीनाथ था, इसलिए इसका नाम गेप सागर रख दिया। कौन सा रख दिया, गेप सागर। और यहीं पर उदय विलास महल भी बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ है, उदय विलास महल। तो दोस्तों बिल्कुल आप स्थिति देखें तो सबसे पहले तो मैंने लोकेशन बताई है इसकी, फिर इसकी नदियां बताई है, और फिर आपकी गेप सागर बांध, झील वगैरह बता दी, और पेयजल परियोजना सोम कमला अंबा और भिखा भाई भील परियोजना बता दी। अब आप आइए इसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति पर आ जाइए। भौगोलिक और आर्थिक स्थिति पर आ जाइए। देखिएगा, लिंग अनुपात के बारे में बात करें, लिंग अनुपात, तो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है, समानुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात बोलते हैं। पुरुष और महिला समानुपात क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात में हमारे राजस्थान में पहला नंबर डूंगरपुर का है, जिसका लिंग अनुपात 994 है, और सबसे कम लिंग अनुपात धौलपुर का है जो 846 है। मैंने बोला सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका, डूंगरपुर का, और सबसे कम लिंग अनुपात किसका, धौलपुर का। ठीक है, अशोक बाकोलिया गुड मॉर्निंग, संगीता प्रधान गुड मॉर्निंग, पूजा शर्मा राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने बोला लिंग अनुपात किसको कहते हैं, तो पुरुष और महिला समानुपात, पुरुष और महिला समानुपात लिंग अनुपात कहलाता है। और राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात डूंगरपुर का 994, सबसे कम लिंग अनुपात आपका धौलपुर का है। धौलपुर कहां पर है, 846 है। ठीक है, अब आप आइए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अनुपात भी है यहां पे, ग्रामीण। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपकी डूंगरपुर में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कोटा में है। अब सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में है, तो स्वाभाविक बात है सबसे कम शहरी कहां पर होगी, डूंगरपुर में, और सबसे ज्यादा शहरी कहां पर होगी, कोटा में। तो ये आपका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल में भी क्वेश्चन आया था। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, डूंगरपुर, सबसे ज्यादा कहां पर है, डूंगरपुर, और सबसे कम कहां पर है, तो कोटा। बिल्कुल क्लियर है। तो ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर और कोटा। अब आइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अब आइए देखिएगा, सारी बता रहा हूं। अब देखिए सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपकी कहां पर है, डूंगरपुर, और सबसे कम कहां पर है, कोटा। जहां पे सबसे कम है वहां पे शहरी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है वहां पे मतलब ग्रामीण ज्यादा है। अब अनुसूचित जाति के बारे में आइए। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा गंगानगर में है। कहां पर है, गंगानगर। तो सबसे कम डूंगरपुर में है। एससी सबसे ज्यादा कहां पर है, गंगानगर, और सबसे कम कहां पर है, डूंगरपुर। और एसटी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही है। एसटी सबसे ज्यादा कहां पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अब आइए देखिएगा, सिंचित एरिया, सिंचित एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है, गंगानगर। गंगानगर ऊपर की साइड में आ जाइए, तो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई या सिंचित एरिया कहां पर है, गंगानगर। तो सबसे कम कहां पर है, डूंगरपुर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैंने सारी बातें इनकी बता दी कि कौन कौन से चीजों में कौन कौन सा भाग है। तो देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए, एससी सबसे ज्यादा ऊपर है, उत्तर में एससी है, तो एससी सबसे ज्यादा कहां पर है, गंगानगर। तो दक्षिण में क्या है, एसटी है, और एसटी वहां पे कम हो जाती है, और एससी ऊपर, एसटी ऊपर कम हो जाती है। ठीक है, ये टोटल है। सिंचित एरिया, नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर है, गंगानगर, तो सबसे कम कहां पर है, डूंगरपुर। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरा हो गया। राज्य का पहला आदिवासी पूर्ण साक्षर जिला, मतलब आदिवासी में पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर। मतलब हमारे पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया था, तो उसमें साक्षरता कार्यक्रम में पहला आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण साक्षर जिला डूंगरपुर है, और वैसे जिला आपका अजमेर है। कौन सा, वैसे पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, अजमेर। बिल्कुल क्लियर है। ये पूरा का पूरा चीज आ गई। मनरूप केवट, गुरुदेव आप अपना अच्छे से ख्याल रख, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, आपका प्यार है मनरूप। नरेंद्र सर, एससी में कौन कौन से, बहुत सी एससी जाति है, दलित वर्ग है, वो आपका किस में आता है, एससी में आता है, एक जाति नहीं है। आगे देखिए, अब आइए, अब मैं आगे बता रहा हूं। यहां पे राजस्थान निर्माण के समय, मतलब राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना। 30 मार्च 1949 को राजस्थान जब बना था, तब आपका सबसे छोटा जिला कौन सा था, डूंगरपुर।
30 मार्च 1949 को सबसे छोटा जिला यानी निर्माण के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर था। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला राजस्थान का धौलपुर, और बाद में कौन है? दौसा। राजस्थान का सबसे छोटा जिला आज के टाइम पे कौन है? धौलपुर, और कौन सा? दौसा। धौलपुर और कौन सा? दौसा। और उस समय जब बना था तब आपका कौन सा जिला था? डूंगरपुर। ठीक है। और फर्लोसपार खनिज ना मांडो की पाल डूंगरपुर में मिलता है। कहां पर मिलता है? मांडो की पाल डूंगरपुर में। कल आपने बांसवाड़ा पढ़ा था, तो बांसवाड़ा में मतलब बांसवाड़ा में आपका सबसे ज्यादा आपको क्या बताया था? मैग्नीज बताया था। क्या बताया था? मैग्नीज बताया था। तलवाड़ा बांसवाड़ा में आपको क्या बताया था? मैग्नीज। और फर्लोसपार मांडो की पाल डूंगरपुर में। मांडो की पाल डूंगरपुर में। ठीक है। अब रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग है वो पत्थरों से खिलौने वगैरह बनाने का है। और अब आइए, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर को। पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर को। बिल्कुल है। डूंगरपुर में एक विशेष जाति रहती है, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति वो कहां पर रहती है? शिमलवाड़ा डूंगरपुर। शिमलवाड़ा डूंगरपुर। शिमलवाड़ा डूंगरपुर में। ये जनजाति जो है डामोर, वो श्रृंगार प्रिय जनजाति है। श्रृंगार प्रिय जनजाति है। पुरुष भी इसमें श्रृंगार करते हैं। पुरुष भी क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। और इनकी एक प्रथा है रमाडना प्रथा। कौन सी प्रथा? रमाडना। रमाडना प्रथा में बेलों का क्या किया जाता है? श्रृंगार। बेलों का श्रृंगार किया जाता है। बेलों का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है। और डामोर जनजाति से जुड़ा हुआ या डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ एक नृत्य है पालीनोच। कौन सा? पालीनोच, जो विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के अवसर पर होता है। कौन सा नृत्य? पालीनोच नृत्य। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? पालीनोच नृत्य होता है। पालीनोच। और पालीनोच नृत्य डामोर का ही पर्टिकुलर नहीं है, बल्कि दक्षिणी राजस्थान में आपका विवाह के अवसर पर होता है। बिल्कुल क्लियर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है। यह डामोर जनजाति होगी। अब आइए आगे। एक स्वदेश दर्शन योजना है। स्वदेश दर्शन योजना जो पर्यटन से रिलेटेड है, हमारे पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप करने का योजना है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें कौन कौन जिलों को शामिल किया गया है? तो उदयपुर को, प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल किया गया है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल किया गया है। बिल्कुल क्लियर है क्या? यह आपका उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गया। बिल्कुल क्लियर है। समझ गए? मैंने बोला स्वदेश योजना के अंतर्गत पर्यटन से रिलेटेड है। आपको पता है, आपको यह पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपको यह पता हो तो स्वदेश योजना के अंतर्गत हमारा कृष्णा सर्किट भी शामिल है, जिसमें हमारा खाटू श्याम मंदिर शामिल है, श्रीनाथ जी का मंदिर शामिल है। इधर आपका कौन सा? खाटूनाथ श्रीनाथ जी, और इधर ये क्या बोलते हैं? खाटू श्याम हो गया, श्रीनाथ जी हो गया, और एक आपका गोविंद देव जी। उसी प्रकार से स्वदेश योजना के अंतर्गत उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामिल किया गया है। ठीक है। तो यह भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य है जो मैंने पूरा बताया। अब मैं वापस बोल देता हूं। लिंग अनुपात में सबसे पहला जिला कौन सा? डूंगरपुर। तो लास्ट कौन सा? धौलपुर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी है? डूंगरपुर की। सबसे कम किसकी? कोटा की। सर्वाधिक शहरी किसकी होगी? कोटा की। तो सबसे कम किसकी होगी? डूंगरपुर की। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है? तो गंगानगर। सबसे कम कहां पर है? डूंगरपुर। सबसे ज्यादा सिंचित एरिया आपका कौन सा? गंगानगर। तो सबसे कम कौन सा है? डूंगरपुर। और आदिवासी क्षेत्र में पूर्ण साक्षर जिला आपका कौन सा? डूंगरपुर। वैसे जिला कौन सा? तो उदयपुर, अजमेर। और राजस्थान के निर्माण के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? डूंगरपुर। आज के टाइम पे कौन सा? धौलपुर और दौसा। फर्लोसपार कहां पर मिलता है? मांडो की पाल। रमकड़ा उद्योग कहां पर है? गलियाकोट। और यहाँ की प्रसिद्ध जाति कौन सी है? डामोर। डामोर कहां पर है? शिमलवाड़ा। जो श्रृंगार प्रिय जाति है, इनका नृत्य कौन सा? पालीनोच। और इनमें बेलों के श्रृंगार की प्रथा कौन सी है? तो रमाडना प्रथा। स्वदेश योजना के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? देन स्वदेश योजना के अंतर्गत उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को शामिल किया गया है। यह भौगोलिक परिदृश्य है। अब आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने से पहले कल आपको बांसवाड़ा वाला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताया बागड़ की राजधानी बड़ौदा डूंगरपुर थी, बताया था। पहले ये गुहिल वंश के अंडर में आता था, गुहिल वंश के, सिसोदिया गुहिल वंश के अंडर में आता था। और बागड़ की राजधानी बड़ौदा डूंगरपुर थी। यहां के शासक रावल उदय सिंह
उदय सिंह मैंने बताया था महाराणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लिया था, जिसमें इनकी डेथ भी हो गई थी। उदय सिंह ने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया था, एक आपका पश्चिमी क्षेत्र, एक कौन सा पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में पृथ्वीराज को दे दिया, अपने बेटे पृथ्वीराज को, जिसकी राजधानी कौन सी बन गई, डूंगरपुर। और पूर्वी क्षेत्र उन्होंने अपने बेटे जगमाल को दे दिया, जिसकी राजधानी कौन सी बन गई, बांसवाड़ा। तो आपने देखा हो तो अभी अभी आपको मैप बताया था तो उसमें पश्चिम और पूर्व क्षेत्र है। पश्चिम में तो आपका डूंगरपुर आता है, जो उसने अपने पुत्र किसको दे दिया, पृथ्वीराज को। और पूर्व में कौन सा आता है, जगमाल आता है, जो किसको दे दिया, जगमाल को दे दिया, जो बांसवाड़ा हो गया। कौन सा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, डूंगरपुर प्रजामंडल 1940 में बना, 44 में बना। तो डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में बना, जिसका अध्यक्ष कौन था, भोगीलाल पंडा को बांगड़ का गांधी भी बोलते हैं। बांगड़ का क्या बोलते हैं, गांधी। बांगड़ का गांधी किसको बोलते हैं, भोगीलाल पंडा। प्रजामंडल ने 46 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी। बोलो क्लियर है। और 47 में खाट आंदोलन, इसी प्रजामंडल का एक एजुकेशन को लेकर के कौन सा आंदोलन हुआ, खाट आंदोलन रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित है, जिसमें कालीबाई, शेंगाबाई और नाना भाई क्या हो गए, शहीद हो गए। कालीबाई, शेंगाबाई और नाना भाई क्या हो गए, शहीद हो गए। और बाद में प्रजामंडल के बाद हमें आजादी मिली, तो हम राजस्थान संघ में शामिल हुए। दोस्तों, कल मैंने राजस्थान संघ को 18 अप्रैल 1949 गलत लिख दिया था, तो आज मैंने पूरा बता दिया। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बना, 25 मार्च 1948 को बना। राजधानी इसकी कोटा में है और कुल 9 क्षेत्र थे इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक। ठीक है, तो मैंने डूंगरपुर भी बता दिया, बांसवाड़ा भी बता दिया, प्रतापगढ़ भी बता दिया। और कल मैंने आपको बांसवाड़ा का जो राजा था उनके बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, तो इसका राजस्थान संघ में क्या हो गया, विलय। तो राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों को मिलाकर बना था, जिसकी राजधानी कौन सी थी, कोटा। उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल हो गए। और प्रजामंडल से जुड़ा हुआ इसका भोगीलाल पंड्या और खाट आंदोलन, कालीबाई वगैरह हो गया। और ये आपका हिस्ट्री होगी। अब सुनो, राजपरिवार से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति कौन कौन है, तो एक तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर है। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, यह राजस्थान का पहला क्रिकेट मैच इन्हीं के नेतृत्व में खेला गया था। इन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में पहला क्रिकेट मैच खेला गया था, मेयो कॉलेज में अंग्रेजों के साथ। बिल्कुल क्लियर है क्या। राज सिंह डूंगरपुर, ये भी इनके परिवार के हैं, वो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे। नगेंद्र सिंह भी इनके राज परिवार के थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में द्वितीय न्यायाधीश और पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इंटरनेशनल कोर्ट जो हैग नीदरलैंड में है, बिल्कुल क्लियर है। तो वो आपका उसके द्वितीय न्यायाधीश थे। पहला कौन सा था, मुख्य न्यायाधीश था। और राज्य में पहले निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं, कौन, नगेंद्र सिंह। तो ये राज परिवार के जुड़े हुए चर्चित चेहरे बताए हैं। एक तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, इनके नेतृत्व में राजस्थान में पहली बार अंग्रेजों के साथ मेयो कॉलेज में क्रिकेट खेला गया था। ध्यान दीजिएगा, राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में है, वहां पर द्वितीय न्यायाधीश, कौन से, द्वितीय न्यायाधीश और पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। और आजकल भी हमारे यहाँ पे वहां पर दलबीर भंडारी हैं, जो राजस्थान के ही हैं, जो जोधपुर के। और ये राज्य के पहले राज्य से देश में पहले निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से होगी। अब आइए आपका इस बागड़ क्षेत्र को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो बागड़ का पुष्कर बेणेश्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, बेणेश्वर बागड़ का पुष्कर कहलाता है, जिसको बागड़ का कुंभ भी बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं, यहां पे डेल्टा का देवता भी बोलते हैं इसको। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो मंदिर बना हुआ है ना, वहां पे सोम माई जाखम का डेल्टा बनता है, तो इसको डेल्टा का देवता भी बोलते हैं। और भील जनजाति का मेरा है, जो माओ जी के परिप्रेक्ष्य में लगता है। किसके परिप्रेक्ष्य में, माओ जी किसके परिप्रेक्ष्य में लगता है, माओ जी। आबूदर्रा स्थान पर है, आबूदर्रा स्थान है, नवटपरा गांव है और डूंगरपुर में लगता है। सोम माई जाखम का वहां पे त्रिवेणी संगम है और माघ पूर्णिमा को वहां पे मेला लगता है। और कृष्ण का निष्कलंकी अवतार है माओ जी।
कृष्ण का निष्कलंकी अवतार कौन माना जाता है? माओ जी। बेणेश्वर मंदिर में इस क्षेत्र का सर्वाधिक पूजे जाने वाला क्या है? शिवलिंग। सर्वाधिक पूजे जाने वाला क्या है? शिवलिंग। तो देखिए मैंने बेणेश्वर के बारे में सारी बता दी। बेणेश्वर को बागड़ का पुष्कर बोलते हैं, बागड़ का कुंभ बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, पानी आदिवासियों कुंभ बोलते हैं, डेल्टा का देवता बोलते हैं, भील जनजाति का मेला है ये, माओ जी जुड़ा हुआ है इनसे। और यह आबू दर्रा नवटपरा गांव में लगता है। सोम माई जाखम का यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। और ये माओ जी किससे जुड़े हुए हैं? तो कृष्ण के निष्कलंकी अवतार से जुड़े हुए हैं। और बेणेश्वर मंदिर में के पास ही एक शिवलिंग है जो सबसे ज्यादा पूजा जाता है। ठीक है, ये टोटल आपकी बात आ गई। तो ये बेणेश्वर के परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा देखिए यहां की वागड़ की मीरा है गौरी बाई। वागड़ की मीरा क्या है? गौरी बाई। गौरी बाई बिल्कुल क्लियर है। कृष्ण भक्ति के कारण इसको वागड़ की मीरा कहते हैं। कृष्ण भक्ति के कारण इनको वागड़ की क्या कहते हैं? मीरा। गौरी बाई, गौरी बाई इनका ग्रंथ है कीर्तनमाला। और जन्म इनका ब्राह्मण परिवार में डूंगरपुर में हुआ। और इन्होंने यमुना जल में समाधि ले ली। यमुना के जल में क्या ले ली? समाधि ले ली। बिल्कुल क्लियर है, गौरी बाई। बागड़ का जो मुस्लिम तीर्थ है वो पीर फकरुद्दीन की दरगाह, पीर फकरुद्दीन बाबा है जिसको पीर फकरी भी बोलते हैं। पीर फकरी जो कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट डूंगरपुर। यहां पे दाऊदी बोरा समाज है, दाऊदी बोरा उसका आराध्य है। और यह डूंगरपुर की प्राचीन राजधानी भी है। अब देखिए गलियाकोट से जोड़ सकते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में है। गलियाकोट बागड़ की प्राचीन डूंगरपुर की प्राचीन राजधानी भी रहा है। गलियाकोट में आपका पीर फकरुद्दीन की दरगाह भी है जिसको पीर फकरी के नाम से जाना जाता है। और गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग भी है। कौन सा उद्योग है? रमकड़ा उद्योग भी है। तो ये सब चीजें गलियाकोट के परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। ठीक है, आ गया। अब आइए सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर। बागड़ के सोमपुरा ब्राह्मणों की शिलावटी कला का बेजोड़ नमूना है। और यह शिव मंदिर है, सोम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सोम नदी अभी भी बताई थी, बिच्छा मेड़ा उदयपुर से निकलती है, डूंगरपुर में आती है। सोम नदी पर ही आपका सोमनाथ मंदिर है। और बागड़ के शिलावटी ब्राह्मणों सोमपुरा ब्राह्मणों की कला है इसमें। और ये कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। और शंकर भगवान का मंदिर है। ठीक है। और भुवनेश्वर शिव मंदिर आपका कावा गांव डूंगरपुर में। यह आपकी कला के परिप्रेक्ष्य में बताया सारा। आगे देखिए, जूना महल है यहाँ पे डूंगरपुर में, जो पुराने महल के नाम से भी जाना जाता है, जूना महल। और इसको आधुनिक किले में तब्दील कर दिया। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ का किला भी जूना महल ही है। कौन सा है? जूना महल। जूना महल समझ गए क्या? जूना महल। अब 13वीं शताब्दी में मेवाड़ से अलग होकर करवाया गया था। जब मेवाड़ से अलग हो गए थे तब ये जूना महल बनाया। पुराना महल भी बोलते हैं, आधुनिक किला भी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ये टोटल आपकी बात आ गई। बोड़ी गामा है डूंगरपुर में। यहां प्राचीन शंकर भगवान का, सूर्य का, विष्णु का मंदिर है। राजमाता देवेंद्र कुंवर राज्य संग्रहालय है और सांस्कृतिक, राजमाता देवेंद्र कुंवर राज्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र है। नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर है। और मामा भांजा का मंदिर है। दोनों ही जैन मंदिर है डूंगरपुर में। ठीक है। अब आइए, सिंह वाहिनी धनमाता का मंदिर है। धनमाता का मंदिर है। गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। और फतेहगढ़ी में आपका विवेकानंद जी की विशाल मूर्ति लगी हुई है। ये टोटल आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। तो नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर और मामा भांजा मंदिर किससे जुड़े हुए हैं? जैन मंदिर से। सिंहवानी का धनमाता मंदिर, धनमाता कहां पर है? डूंगरपुर में। और मैंने कहा श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर में। बिल्कुल क्लियर है। और फतेहगढ़ी में किसकी मूर्ति है? विवेकानंद जी की मूर्ति है। अब आदिवासी संतों के बारे में आ जाइए। आदिवासी संत देखे यहां पे कौन है? माओ जी हैं। कौन है? माओ जी। माओ जी औदिच्य ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? औदिच्य ब्राह्मण। जन्म इनका साबला डूंगरपुर में हुआ। साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। लसाड़िया आंदोलन इन्होंने बिलों में जागृति के लिए किया उदयपुर में। लसाड़िया आंदोलन उदयपुर में। यह चतुर्भुज विष्णु के कल के अवतार है। चतुर्भुज विष्णु के कल के अवतार है। और ये कृष्ण के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। भविष्यवाणी और भजनों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने 5 ग्रंथ लिखे हैं। चोपड़ा। कितने ग्रंथ लिखे हैं? 5 ग्रंथ लिखे हैं जो हैं चोपड़ा।
और मैंने कहा माओ जी की सवारी निकलती है साबला में, जहां पे इनका जन्म हुआ, आबूदर्रा में जहां पे बेणेश्वर मेला लगता है, वहां तक साबला से आबूदर्रा माओ जी की सवारी जाती है और वहीं पर बाद में बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। यह माओ जी के बारे में बात आ गई। अब है संत गोविंदगिरी का जन्म भी बेड़सा डूंगरपुर में हुआ, बेड़सा डूंगरपुर में। ये दशनामी पंथ के थे, बंजारा इनकी जाति थी। संत सभा की इन्होंने स्थापना करी और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। मतलब भीलों में जागृति पैदा करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? गोविंदगिरी, सुरजी भगत और पुंजिया। और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 1500 भीलों को मार दिया गया। 1500 भीलों को क्या कर दिया? मार दिया गया। तो मानगढ़ धाम कल बताया भी था, बांसवाड़ा का चर्चा में रहा और स्वामी दयानंद के विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो देखिए ये संत हो गए। गोविंदगिरी का जन्म कहां पर हुआ? बेड़सा डूंगरपुर। इनका पंथ कौन सा? तो दशनामी पंथ। इनकी जाति कौन सी है? तो बंजारा। इन्होंने कौन से संगठन का स्थापना की? तो संत सभा। इनका आंदोलन कौन सा था? भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन किस लिए किया? तो इन्होंने जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, उन्होंने कहा कि अपने हिंदू धर्म को मत त्यागो और दूसरे धर्म में मत जाओ, तो इनको ईसाई धर्म में जाने से रोका भीलों को, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया। और इससे जुड़े हुए कौन थे? गिरी थे और सुरजी भगत थे और पुंजिया थे। और मानगढ़ में ये क्या कर रहे थे? मानगढ़ में ये सम्मेलन कर रहे थे, तब भीलों पर गोलियां चला दी। 1500 भील क्या हो गए? शहीद हो गए। कल मानगढ़ धाम के बारे में बताया था। मावजी औदिच्य ब्राह्मण थे और जन्म इनका साबला डूंगरपुर में हुआ। लसाड़ी आंदोलन इन्होंने उदयपुर में चलाया। ये कृष्ण के निष्कलंकी अवतार हैं। इनके भजनों को चोपड़ा, इनके ग्रंथों को चोपड़ा कहा गया। जो कितने चोपड़ा लिखे इन्होंने? 5। मावजी की सवारी साबला आबूदर्रा तक चलती है और आबूदर्रा में बेणेश्वर मेला लगता है। अब देखिए फतेहगढ़ी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। गोवर्धन नाथ जी का मंदिर डूंगरपुर में है। सिंह वाहिनी धनमाता का मंदिर डूंगरपुर में है। नेमिनाथ स्वामी का डंडा मंदिर और मामा भांजा मंदिर आपके जैन मंदिर है जो भी डूंगरपुर में है। राजमाता देवेंद्र कुंवर राज्य संग्रहालय यहाँ पे और केंद्र है। और बोडीगामा स्थान है जहां पे शिव, सूर्य और विष्णु का प्राचीन मंदिर है। जूना महल, पुराना महल है, डूंगरपुर में है और जो आधुनिक किला भी है। और ये इन्होंने 7 मंजिला महल मेवाड़ से अलग होकर बनाया था। बिल्कुल क्लियर है। आगे बोले तो यहाँ पे भुवनेश्वर शिव मंदिर है जो कावा गांव में है। सोम नदी पर सोमनाथ मंदिर है। और मैंने आपको बताया बागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। मुसलमानों का संत कौन है? पीर फकरी जो गलियाकोट में है। और बेणेश्वर मेला आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, हिस्ट्री से भी जोड़ दिया। तो दोस्तों सारी चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आप प्यार से, मन से, सकारात्मक मानसिकता से अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और आपकी मानसिकता ही नेगेटिव है और कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, केवल देखने की है, तो मैं कह नहीं सकता। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। मैंने तो एक ही बात करता हूं, मैं तो मेरी मेहनत करूंगा और मेहनत करता रहता हूं। और बाकी स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है, वो बाद में पछताता है कि उस आदमी ने इतनी मेहनत की, उसमें से अगर मैं कर लेता तो सारा काम हो जाता। आप कोई भी जिला दर्शन पढ़ लीजिए, इतना आपको मैटर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने वही चीज इसमें दी है, सारी चीजों को दे दिया। और इसलिए इससे लगातार जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। और मैंने कहा इसकी पीडीएफ मैंने मतलब हर ऐप पे उपलब्ध करा दी है। तो जिस पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 9192 पे बात करें। और फिर भी योगेश ने कोशिश की है बताने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को और बताएं और सुझाव दें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। और बाकी जो आपका जो कौन सा चैनल होता है तुम्हारा, वो टेलीग्राम पे इसके नोट्स उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं, बाकी आप जानो। बद्री यादव थैंक यू, पूनम कुमारी थैंक यू, कृष्ण कुमार जी थैंक यू, भक्तराज थैंक यू, आदित्य थैंक यू, अनिल कुमार थैंक यू, पृथ्वीराज मीना थैंक यू, दीपक का बाकोलिया थैंक यू, पूनम कुमारी ओके थैंक यू, मयूरी मीना थैंक यू, रितु शर्मा थैंक यू, मंडूप केवट थैंक यू, अनिल कुमार थैंक यू, जेआरएफ शिष्टा थैंक यू, खुशबू थैंक यू। खुशबू तेरा तो आता रहता है मैसेज में जवाब, क्या मेरे को कम देना आता है इसलिए दे नहीं पाता। तेरा तो उस पे ऐप पे भी काफी लिखती है तू, उस पे यूट्यूब पे भी। कुसुम पेरेटा थैंक यू, भारती कुमार सही बात है सर थैंक यू, बद्री थैंक यू, गजराज यादव थैंक यू, नरेंद्र शर्मा थैंक यू, रीना शर्मा थैंक यू सभी को। रीना शायद आपका कल फर्स्ट ग्रेड में हुआ
वो है शायद, मेरे को पता नहीं, उन्होंने कहा आया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक पुरोहित शुभकामना, नरेंद्र कुमार थैंक यू, रचना रावत थैंक यू, नरेंद्र शर्मा थैंक यू, खुशबू थैंक यू सो मच सर, रितु शर्मा, अच्छा रितु वही, चलो बहुत बहुत बधाई तेरे को फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब ये रितु है ना, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तीनों में लग गई है नौकरी। नंद बिहारी मीणा थैंक यू, विनोद कुमार मीणा थैंक यू, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूं, अब आप पर निर्भर है उस मेहनत की कितना आप आगे ले जाते हो, कितना उसको प्रोत्साहित करते हो, कितना आगे बढ़ाते हो। और मैंने कहा कि मैं तो करता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा जो ये तो इन्वेस्टमेंट है, मेहनत मेरे भी काम आती है, आपके भी काम आती है। विनोद कुमार मीणा, मनरूप थैंक यू, कृष्ण सैनी थैंक यू, सुमन बेरवा नमस्ते, ईश्वर से यही प्रार्थना आप स्वस्थ रहें और नॉलेज में इसी प्रकार थैंक यू सुमन थैंक यू। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। कल फिर 8 और 9 बजे मिलेंगे और आपसे बातचीत होगी और आपसे रोजाना मुलाकात होती रहेगी। आप इसको आगे बढ़ाते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, लोगों से आगे बढ़ाते रहें। और मेरे ऐप हैं, कॉलेज का ऐप है, उपलब्ध है, कोई भी ऐप है, अब विशेषतः कॉलेज वगैरह का ऐप है, RS का है, SI का है, तो किसी प्रकार के ऐप्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारी सूचनाएं दे दी गई हैं, तो वो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। सुन